कैसे हो मित्रों। तो आज हम करेंगे रिवीजन अपने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये सबसे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज दिखाऊंगा, फिर बीच बीच में हम 2-4 क्वेश्चन से इसकी रिवीजन भी कर लेंगे। लेकिन आज हमें पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की रिवीजन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ। हाँ, इसमें हम ये एक लूप ले रहे हैं, लूप तो नहीं कह सकते, एक वायर, ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें से एक हम छोटा सा लेते हैं पीस वायर पे, जिसे हम डीएल कह रहे हैं। ये डिस्टेंस पे इस डीबी की वैल्यू निकली है। अब अगर हम छोटे से हिस्से पे छोटे से हिस्से की वजह से अगर हम मैग्नेटिक एक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये भी वो छोटी सी डीबी ही हम काउंट कर रहे हैं एक तरीके। तो फिर हमारा फॉर्मूला बनेगा μ0/4 पाई। अच्छा, ये हम कहीं जगह के भी लिखा आएगा, तो ये भी देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये अगर हम यहाँ पे के भी हम लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनता है कि KI/R³ इंटू DL क्रॉस R। ये मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस है, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो सबसे अच्छा, ये R मैं बता देता हूँ, ये R ये बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, R। अच्छा, इस पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। ये वाली जो चीज है, ये डीबी की डायरेक्शन बता रही है बस। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इस वाले फॉर्मूला से हमें अगर बी की डायरेक्शन बतानी है, तो हम ये इसके इस्तेमाल से कर सकते हैं। जैसे कि डीएल मान लो अगर इस तरफ है और आर इस तरफ है, तो डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो फिर अब और ये देखो, एक सर्कुलर लूप की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2R। ये R है, और एक R की वजह से जिसमें के बीच में थीटा एंगल है, KI/R थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वैसे इसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते बायोट-सावर्ट्स लॉ के इस फॉर्मूले का, वैसे इसे याद जरूर रखना है। लेकिन फॉर्मूला ज्यादातर इसको ये यूज करते हैं, लेकिन इन्हीं से ये सब डिराइव हुए हैं, बता दूं पहले, ठीक है। और हमारा अगला फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक वायर जिसमें आई करंट जा रहा है, और इस ए पॉइंट पे जो एक एंड से θ1 एंगल बना रहा है और दूसरे एंड से θ2 एंगल बना रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, KI/R sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है, बढ़िया। तो अब इस पे थोड़े सवाल देख लेते हैं। मैंने तुमसे क्यों स्पेशल पूछा, तुमने कहा क्लास चलाई, तो अगर तुमने सुपर एक्स बताया, अब हम वही लगाएंगे, जबकि वो हमें महंगा पड़ता है। फ्री धरना फ्री है इसमें, 100 रुपये में क्लास लगता है ये अलग से, और दूसरा 50 लगता है। देखो, इसमें इस वाले सेशन में सारे सवाल तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक रिवीजन का है, ठीक है। तो फिर इसमें अगर इस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फिर क्या हम करेंगे, देखो, ये एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जहां जिस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर वायर का कोई पार्ट
उससे पास हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक ठीक। फील्ड में जैसे कि इस बात को याद रखना, और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये देखो, ये वाला पार्ट है, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, लगभग इसी पॉइंट की लाइन में है ना, इसी पॉइंट की लाइन में है। तो फिर अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिमिलरली ये भी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस वाले पार्ट की वजह से आएगी। अगर मान लो मैं ए बी सी डी ये ऐसे कुछ नाम देता हूँ, तो सिर्फ बी से लेके सी तक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या आएगी, हमारे हमने ये क्या है, एक आर का फॉर्मूला क्या था, के आई अपॉन आर थीटा। तो फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम कुछ मैं बता देता हूँ, 60 डिग्री है, और 60 डिग्री। अच्छा, एक और बात याद रखना, यहाँ पे 60 डिग्री नहीं लिखना, 60 डिग्री नहीं लिखना, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसे पाई की फॉर्म में लिखना है, पाई बाय 3। ठीक है, बढ़िया। अब आई की आर की वैल्यू कुछ दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो उसे देख लेना। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा गया होगा। इन सब की वजह से हमें निकालनी है वैल्यू, आई की बी की वैल्यू। ठीक है, तो फिर सबसे पहले, अच्छा ये एक चीज़ देखो, अब किसी को लगेगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है। देखो ये, अगर हम सिर्फ एक पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो हमें टोटल भी पता चल जाएगी। जैसे कि अब देखो, इसको ये पूरा हमारे पास 360 डिग्री होता है सर्कल में, है ना। तो अगर इसे 360 डिग्री को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 60 डिग्री। तो ये हमारे पे 60 डिग्री होगा। अच्छा, सिर्फ मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये इसे बीच में से एकदम बीच में से काटेगा। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे करूँगा तो फिर, और 60 डिग्री का फिर आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारे पे क्या है, ये बिल्कुल वो मैंने जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह वाला फॉर्मूला बताया था, वैसे ही लग रहा है ना। तो फिर वो फॉर्मूला लगा देते हैं, काम करते हैं, B is equals to KI upon R sin theta 1 plus sin theta 2। ठीक है, KI upon R sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री, ये हमारे पे आ जाएगा KI upon R हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या ये कौन आ। अब अगर मुझे बी टोटल निकालना है, देखो
अगर आई इस तरह ऐसे जा रहा है, ये इधर आई ऐसे होगा, इसमें आई ऐसे होगा, ऐसे इसमें आई ऐसे होगा, इसमें आई ऐसे होगा, इसमें आई ऐसे होगा, ठीक है। इसकी वजह से देखो इस करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, इधर इस यहाँ पे भी अंदर की तरफ होगी, यहाँ पे भी अंदर की तरफ होगी। अगर एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमें राइट एंड थंब रूल से मिल रही है तो सारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐड हो जाएंगी, बस इसका मतलब हमें इसे सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया हमारा 6 KI/R, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक आध और सवाल कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या लें? इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमारे पे ये फिर से इसमें से पास कर रहा है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो भी हमारे पे मैग्नेटिक फील्ड होएगी वो सिर्फ इस वाले लूप की वजह से होएगी। तो फिर हमारी वैल्यू बनेगी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट उस वाले फॉर्मूला से कर लेते हैं KI/R इंटू थीटा। थीटा हमारे पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं फाई। ये हमारा आंसर है। इसमें स्ट्रेट करंट करेंगे वायर वाले फॉर्मूला से KI/R साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा 1 तो 60 डिग्री है, थीटा 2 क्या है? देखो यहाँ पे अगर वायर थोड़ी और नीचे जा रही होती तो इसका कुछ एंगल बन जाता। अब यहाँ नीचे वायर हमारे पे है ही नहीं, तो इसका मतलब थीटा हमारे पे 0 है, साइन 0। तो ये हमारे को बनेगा साइन 60√3/2। ये आ गया हमारे पे √3/2 KI/R, ठीक है। बढ़िया। देखो अगर हम अब हमारा शुरू करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या जाता है तो सबको पता है, सरफेस इंटीग्रल ये तो हमारा सरफेस इंटीग्रल तो गॉस लॉ में होता है। ये हमारा लाइन इंटीग्रल B.dl इंटू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl इंटू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब इसके केसेस देख लेते हैं। एक फॉलो सिलेंडर वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, फॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पे एक सिलेंडर है जो अंदर से खाली है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इनसाइड आर इनसाइड देख लेते हैं। व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर है,
कैपिटल हम आर लिखते हैं ना। अच्छा देखो, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, है ना। अब अगर सिलेंडर अंदर से खाली है, अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, बिना मटेरियल के तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट यानी यहाँ पे जीरो है, करंट जीरो है तो ये इधर की साइड जीरो होगी। बी डॉट डी हमारे पे बी कांस्टेंट है और इंटीग्रल ऑफ डी हमारे पे क्या है 2 पाई आर। तो हमारे पे यहाँ पे बी जीरो आ गया, यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब आउटसाइड आर देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, हाँ पहले वही देख लेते हैं। सबसे पहले आउटसाइड में देख लेते हैं, आर ग्रेटर देन ई डॉट डी एल म्यू नॉट आई। ये हमारे पे बनेगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब डी एल का इंटीग्रल क्या है, देखो अगर ध्यान से देखना, अगर मैं सिलेंडर को ऊपर से देख रहा हूँ तो हमें एक सर्कल दिखाई देगा। अब हम क्या कह रहे हैं, आर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी कुछ ये हमारा कैपिटल आर है और ये हमारा स्मॉल आर है। अब अच्छा, ये इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ डीएल हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ से जितनी ज़्यादा निकालना चाहते हैं वो पूरा मिल जाता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 पाई स्मॉल आ रहा है। ठीक है, म्यू नॉट आई, तो हमारे पे बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसे ये लिख सकते हैं के आई अपॉन 2, ठीक है, 2 के आई अपॉन आर। ठीक है, अगर यहाँ पे R इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया तो बस फॉर्मूला ये आएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब एक लास्ट केस दूसरा देख लेते हैं, बस सॉलिड सिलेंडर वाला। सॉलिड सिलेंडर, अब की बार ये सिलेंडर अंदर से खाली नहीं है, ये अंदर से भरा हुआ है, मटेरियल है अंदर। ठीक है, तो फिर हमारे पे पहले इनसाइड वाला केस लेते हैं, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, देख लो। तो ये हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब बी तो कांस्टेंट ही है, डी एल म्यू नॉट
आई। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे आई कौन सा आएगा? देखो ऊपर से हम देखेंगे ये सिलेंडर को, तो फिर हमें स्मॉल आर इस बार छोटा है, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है ना। अब इसमें जो करंट जा रहा है अंदर मटीरियल है तो करंट होगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन कितना, हमें सिर्फ इस वाले केस में सिर्फ इतने पार्ट में जो करंट है उसमें इंटरेस्टेड है ना, सिर्फ इतने पार्ट में, तो हमें सिर्फ इतना करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, आई अगर 2 पाई आर के लिए, नहीं यहाँ पे हमें एरिया लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वेयर के लिए अगर आई है तो फिर पाई आर स्क्वेयर, तो हमारे पे ये स्मॉल आर के लिए कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वेयर आई पाई स्मॉल आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर, पाई पाई कैंसिल, आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, बढ़िया। और डीएल तो हमारे पे 2 पाई आर ही आएगा, 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर, आर से आर कैंसल और हमारे पे बी आ गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे हम इसे जे भी ले सकते हैं। जे क्या होता है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, ये एरिया और ये करंट है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, बढ़िया। अब फटाफट आउटसाइड भी ले लेते हैं, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो फिर बी डॉट डी एल नॉट आई। अब इस बार हम आई पूरा ही लेंगे, तो हमारे पे ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। स्पीड अगर कांस्टेंट है, वैसे ये जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ करता है। इन केस हमने कोई बाहर से अपनी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रखी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं लगा रखी, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, नहीं सॉरी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों, हाफ mv स्क्वायर है भाई, क्या नाम है, मास हम चेंज कर नहीं रहे, v कांस्टेंट है तो पूरी कांस्टेंट होगी। ठीक है,
लेकिन डेल्टा के ही हमारे पास 0 होगा। क्यों? फाइनल अगर ये कांस्टेंट है वैलिडिटी की, फाइनल भी कांस्टेंट है, इनिशियल भी सेम है उसके जितनी है, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल कितनी आएगी? 0। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। हाँ, अगर ये 0 है तो वर्क टोटल भी 0 होगा। और एक और बात, वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर ये कुछ फॉर्मूलाज याद रखो, 2πm/qb, ठीक है। अब पिच का तो मैं आगे बताता हूँ। ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आता है। अच्छा, और तो बस, हाँ देखो, अगर मान लो हमें, अगर एक क्वेश्चन बताता हूँ, अगर मान लो ये सेंटर ले लेते हैं, हमारी जो पार्टिकल है मान लो यहाँ पहुंचे है, हमसे कह रखा है, और ये इसकी स्पीड इस तरफ है, हमसे कहा गया है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो इसकी स्पीड को, तो क्या करोगे? और ये इधर से अगर ये पूछेगा तो ये एंगल भी देगा, ठीक है। मान लो ये हमने ले ली 60 डिग्री, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ देखो, ये इसके परपेंडिकुलर, इस वाले के हमें परपेंडिकुलर लेनी है। देखो ये वाले एंगल में अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा। ये थोड़ा सा कंसाइज हो गया, एक मिनट, थोड़ा बड़ा यहाँ पे बनाते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, ये ठीक है। अगर ये यहाँ पे हमने इसे ऐसे v लिया है, ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, इसे यहाँ पे लेके गए, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाली जो लाइन है ये हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होएगा, ठीक है। बस हमें यही चाहिए था। अब कंपोनेंट्स तो सबको लेने आती होंगे, बस कंपोनेंट सब ले लेंगे। हमारी वी वेक्टर बनेगा v cos 60 डिग्री i कैप प्लस v sin 60 डिग्री j कैप। ये हो गया हमारा v/2 i कैप प्लस
v√3/2 जे कैप। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं। √3/2 जे कैप। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि इसकी डायरेक्शन बताओ, वैसे तो 60 डिग्री देगा तो पूछिए, उसमें क्या क्या ही पूछेगा। लेकिन अगर मान लो उन्होंने ये चीज दे दी और इस एंगल पूछ लिया तो क्या करोगे? तो क्या करना है, बस ये tan थीटा इक्वल्स टू ये जे कैप वाला हिस्सा तो 3/2 अपॉन हाफ कट √3। थीटा हमारे पे आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब ये देखो, अब मान लो ये एक अगले केस में चलते हैं। मान लो यहाँ पे बी भी दे रखा है, ई भी दे रखी है। एक हमने पार्टिकल को, या एक पार्टिकल है थीटा एंगल ले लेते हैं। अब भी थीटा एंगल ले रही है, इसको थीटा एंगल पे छोड़ा तो फिर ये इसका कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सबको पता है ये वाली फोर्स आती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर सवाल ऑब्जेक्टिव में आ गया कि इनमें से कौन सी फोर्स एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडेड वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। अगर कुछ और, जेई तो हर साल कुछ ना कुछ नया पूछता रहता है, उसने कोई और फोर्स दे दी, कुछ और पूछ लिया, तो फिर वो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा उसके बारे में। प्रोवाइड कर रही है, देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा देखो, अब इसी से हमारा लॉरेंस फोर्स वाली चीज भी आती है, लॉरेंस फोर्स। इस पे न्यूमेरिकल आने के तो कम चांसेस है, या तो वो लॉरेंस फोर्स से डायरेक्शन पूछ लेगा, या फिर सीधा लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला ही पूछ लेगा। फिर भी देख लो, बस वो कुछ नहीं होती। अच्छा, मैंने तो अभी क्यू भी नहीं बताई। ठीक है, चलो, बस ये है क्यू वी बी प्लस क्यू ई होती है। इसे इसकी फॉर्म में लिखता हूँ, काम करता हूँ, क्यू वी क्रॉस पी प्लस क्यू ई। ठीक है, ये हमारी लॉरेंस फोर्स वाली चीज है। ठीक है, बढ़िया। अब कईयों को ये वाली बात नहीं बताओगी, मैं बता देता हूँ। कहाँ पे लिखूं ये, नोट कर लो, 2 मिनट। हाँ देखो, जब हम किसी चार्ज को कोई वेलोसिटी देते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, है, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी।
इसे खोलेंगे तो क्यू वी बी। अच्छा ये तो बात सबको पता है ना कि भाई जब हम क्रॉस को खोलते हैं तो उस जो हम साइन थीटा लिखते हैं वो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब कहीं कहेंगे वो एन क्या वगैरह, हाँ वो भी लिखना है, लिख लो क्या नाम है वो फिर राइट हैंड थंब रूल से देख लेंगे हम। बस मैंने बताया ना वो डायरेक्शन ही पता करने के लिए यूज होगी अगर होगी तो। ठीक है, अच्छा हाँ एक और चीज देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ये कोई इलेक्ट्रॉन मत मानना, ये कोई भी पार्टिकल है, ठीक है। हाँ अब हमें पता है, नहीं यार एक मिनट, देखो अगर ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कुछ है, अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की इस यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे एंटर कर रहा है, तो फिर हमें तो ये केस देख लो। अब मैंने बताया था जब भी मैग्नेटिक फील्ड वाली सिर्फ बात हो रही है तो सर्कुलर मोशन होता है। जैसे ये एंटर करेगा तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो वाला केस भी देखेंगे जब ये बाहर निकल जाएगा, पूरा नहीं होएगा और बाहर निकल जाएगा। तो ये 60 डिग्री एंगल पे ही बाहर निकलेगा, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं, जैसे कि ठीक है, अगर ये मान लो असल में ये बाहर पता है कब निकलता है, जब हमारा जो रेडियस है, जो हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है उसका रेडियस ये d से छोटा हो, ठीक है। अगर हमारा रेडियस ये d से छोटा होगा तो ये बाहर निकल सकता है। लेकिन जेई में हम कुछ भी स्टिक नहीं होता, केसेस चेंज हो के आते रहते हैं, खासकर एडवांस में, ठीक है। ये हमारा थीटा अब मैंने कहा था चाहे कोई भी केस हो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही अगर कोई फोर्स नहीं लग रही तो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करने की कोशिश करता है पार्टिकल, तो वही करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा आर है, अगर मान लो सर्कुलर मोशन का ये वाला चीज सेंटर है और ये हमारा एक क्या कहते हैं ये सर्कमफ्रेंस है, और तो यहाँ से ये आर है, ये वाली चीज डी है, ठीक है, ये वाली चीज डी है। तो फिर
अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हमारा बताओ, परपेंडिकुलर ये थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी डी और हाइपोटेन्यूज आर। साइन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी बाय आर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो एडवांस में बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं इस वाले केस पे। ठीक है, अच्छा अगली चीज, एक फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दो इंपॉर्टेंट सबसे फॉर्मूला बताता हूं। फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कंडक्टर ऑफ लेंथ L। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसमें करंट जा रहा है, इस पे लगने वाली फोर्स, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। B हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, और L इस कंडक्टर की लेंथ है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ I यहाँ पे I हमारा नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर L क्रॉस B ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब कोई पूछे इसकी अगर डायरेक्शन बताओ फोर्स की, तो बस क्या करना है, L क्रॉस B कर देना है। मान लो ये अब सबने राइट हैंड थंब रूल तो पढ़ा ही है, तो ये यहाँ करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब कोई कह रहा है कि भाई हमें अब कोई ऊपर की डायरेक्शन मत करना, अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ है। ठीक है, इधर से तो बाहर की तरफ आ रही है, इधर अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, और सर्कल में घूम रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें क्या बताओ फोर्स की डायरेक्शन, तो क्या करना है, हमारा L हम ऊपर ही ले लेते हैं। L अगर ऊपर की तरफ है, अच्छा एक और बात, कंसेप्ट, आप कहीं सोच रहे होंगे हमें जब लेंथ देखनी है तो वो तो हम ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं, नीचे से ऊपर भी देख सकते हैं, बात तो सेम ही है। तो फिर हम लेंथ को हम उस तरफ लेंगे जिस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलो ये बात याद ही रख लो। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ही
लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन रखनी है, ठीक है, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन रखनी है, ठीक है, बड़ी रखनी है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एल अगर करंट ऊपर जा रहा है तो हम एल भी ऊपर से लेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे। अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ले लो। हाँ, वैसे हर पॉइंट पे अलग अलग ही देखा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ अंदर की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, लेंथ ऊपर है, अगर अंदर की तरफ है तो फोर्स इस तरफ होगी, इस तरफ लेता हूँ, बी इस तरफ है, एल ऊपर है, अब बी इधर है तो उस तरफ होगी, ठीक है। ऐसे फोर्स चेंज होती जा रही है, इसलिए तो इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। चलो बढ़िया, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और अच्छा, इस पे एक बढ़िया सवाल है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, मतलब दिमाग क्या, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेक करेगा। अब मान लो ये आई है, इसमें से भी आई है, बस क्या करना है, यहाँ पे ये बात याद रखना, इसमें यहाँ पे करंट, यहाँ पे मैंने फोर्स की डायरेक्शन बतानी है बस। देखो अंदर की तरफ बताओ क्या होएगी, सोचो। अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये ऐसे होएगी इसकी वजह से, इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इधर बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो करंट सेम है, हमने मान लो लेंथ भी दोनों की सेम ले रखी है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की वजह से सेम बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड और सब कुछ इधर सेम है, तो फिर फोर्स भी तो सेम लगेगी। और हमें पता है जब फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो फोर्स जीरो हो जाती है, तो अंदर यहाँ पे फोर्स जीरो है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो देखो, अब ये मान लो एक, बस इसके बाद मैंने एक और चीज मैं बतानी भूल गया, पिच का फॉर्मूला, पिच कैसे निकालते हैं, कि जब हम हेलिकल पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब मैंने जितनी बातें, जितनी रिवीजन करवाने की कोशिश मैंने पूरी करी है, मेन सारे कंसेप्ट्स मैंने रिवाइज कर दिए हैं। तो देखो इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, एक वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे लाइटली लेंगे तो बहुत ही खतरनाक चैप्टर भी होता है ये। इजी है वैसे, इतना भी कोई नहीं। देखो ये देखो, ये आर है, इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I1 जा रहा है। फोर्स क्या है, देखो इस पे लगने वाली फोर्स क्या है, अगर BI2L, अब हमें पता है कौन सी ये बी हमारा कौन सा है, इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, हमें इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है वो बतानी है, ठीक है, नहीं समझे। ये I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, है ना, उसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगी है। हमने देखा था
इस पे ये जो फोर्स कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है वो हमें बतानी है। तो बस क्या करना है, अब हमें इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखनी दी की जगह, ये वाली रखनी है, ठीक है। 2KI बाय I बाय R, I2 ये I1 है, L के हमारा क्या है, म्यू नॉट 4 पाई I1 I2 R L, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट। इस पे सवाल ना आए ऐसा तो मैंने पेपर, ऐसे तो पेपर होते ही नहीं, ऐसा तो कभी पेपर जे का हुआ ही नहीं जिसमें एक भी इस पे सवाल ना आया हो। स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और जे के लिए भी। आप देखो हेलिकल पाथ में पिच निकालने कैसे निकालते हैं, देखो मैंने बताया था, ये v को थीटा एंगल पे छोड़ा, ये v cos थीटा, तो फिर पिच का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली पिच पता है क्या होती है, देखो ये v cos, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, v cos थीटा इंटू टी। एक राउंड कंप्लीट हो जो हो रहा है, ये देखो ये हेलिकल पाथ है, हाँ देखो एक्चुअली पिच क्या होती है, देखो जब इसने एक राउंड कंप्लीट किया तो ये अपनी पिछली पोजीशन से कितना आगे चला गया, ये हमारी पिच है। एक राउंड कंप्लीट करने में ये अपनी अपनी पिछली पोजीशन से कितना आगे बढ़ गया वो हमारी पिच है, और उसका फॉर्मूला होता है v cos थीटा इंटू टी। और टी का मैंने बताया था, टी वो डायरेक्टली भी दे सकता है, इस फॉर्मूले का यूज करवा के भी दे सकता है। अब इतना मैंने बता दिया तो लगे ये बता देता हूं, अगर पिच v cos थीटा बी पिच, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होती है तो फिर होती है v cos थीटा t प्लस हाफ। अब मैंने बताया था यहाँ पे, अब ये फॉर्मूला सबको पता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला। अब एक्सेलरेशन जो है वो मैंने बताया था किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आएगी वो आएगी QE बाय m। अच्छा ये तो सबको पता है, F इज टू m में। अब ये सब सोच रहे हैं कैसे आया, अब हम फोर्स हमारे पे QE है, m ये है, एक्सेलरेशन हमें चाहिए तो QE बाय m, ठीक है, QE बाय m t स्क्वायर, ठीक है। ये बातें याद रखना, और ये भी ठीक है। तो मैंने सारे के सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करवा दिए हैं, तो होप सबको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कर दो अगर बढ़िया लगी, सबको समझ में आया तो बढ़िया, कमेंट करो और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, बाय।